समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में सशत नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में संघीय विधानसभा क्षेत्र में शहर नगर पालिका के धर्म वाटिका में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोग घोष विचार कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में चलकर आए जिला के प्रभारी राजकुमार जी चावड़िया, हमारे दूसरे जिला के प्रभारी दिलीप जी बिरेट, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भूपेंद्र जी वाल्मीकि, इस विधानसभा के प्रभारी मांगीलाल जी मेघवाल, यहाँ से ब्लॉक का बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले हमारे प्रतिनिधि भाई बलबीर सिंह जी बाजीगर, हमारे वरिष्ठ बसपा के कार्यकर्ता व नेता अमर सिंह जी तलवाड़ा, बाजरा से चलकर आए हमारे बीच में बाजरा विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी धानका, इस नगर पालिका के पार्षद व नगर अध्यक्ष भाई राम सिंह जी मेघवाल, शेरेगा से चलकर आए केजाराम जी मेघवाल, संग्रिया से घोड़ावाली से चलकर आई हमारी बड़ी बहन भाई भाना देवी, हमारे सामने बैठे हुए केजाराम जी, प्याराराम जी, राजू राम जी, ओंकार भाट, मोहम्मद अली, संतराम जी बावरी, इस मंच का संचालन किया इस विधानसभा के अध्यक्ष शंकरलाल जी नायक, सीताराम जी, संदीप जी, चरणदास जी, सुखपाल जी, राजन वाल्मीकि जी, तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी माताओं बहनों, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया कर्मी, सभी को मेरा जय भीम जय भारत। आज उस महापुरुष की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिस महापुरुष ने पूरे देश के अंदर एक भूचाल ला दिया। अकेला व्यक्ति घर से निकला और उस व्यक्ति ने सर्व समाज के अंदर जो गरीब समाज के लोग हैं उन लोगों में एक ऐसी सोच पैदा कर दी, राजनीतिक चेतना पैदा कर दी, सबको ये बताने का काम किया कि आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग जो गरीब लोग हैं वो कमजोर नहीं है, उनको कमजोर बनाया जा रहा है, उनको अपने हक और अधिकारों के लिए सबको जगाने का काम किया, जिसका नाम मान्यवर साहब काशीराम जी है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोहतक जिले में एक गरीब घर में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक साइंटिस्ट की नौकरी प्राप्त हुई, एक वैज्ञानिक की नौकरी प्राप्त हुई। मान्यवर काशीराम साहब ने पूना के अंदर वहां इनकी ड्यूटी थी, वहां मान्यवर काशीराम जी जब अपने ऑफिस में जाते तो रास्ते में देखते थे कि मेरे समाज के लोग इतने गरीब हैं, इनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। आखिर वो चिंता मान्यवर काशीराम जी को सताती रहती थी। ये बहुत बड़ी बात है
कोई कर्मचारी भी लग जाता है वो समाज से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कभी समाज से मुंह नहीं मोड़ा। मान्यवर कांशीराम जी की जो सोच थी वो चाहता था कि जैसे मैं एक लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता हूँ और मुझे इतने नौकर चाकर सरकार ने दे रखे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग मुझे सरकार ने दे रखी है, इतनी सेवा करने के लिए चार चपरासी मेरे साथ लगा रखे हैं, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ये सोचते थे कि मेरे तरह इनको भी भोजन नसीब होना चाहिए, इनको भी बहुत बड़ी गाड़ियां मिलनी चाहिए, इनकी भी बहुत बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो मान्यवर कांशीराम जी ने एक बार अपने घर से जब निकले लाल बत्ती की गाड़ी में जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बाहर एक महिला अपने घर से रात का बचा हुआ भोजन रोटी चावल लेकर बाहर अपने जो गेट का दीवार होती है वहां पर उन्होंने एक मटका फोड़ के रखा हुआ था। उस मटके के अंदर वो रात का बचा कुचा भोजन वहां फेंक देते थे कि कोई कुत्ता बिल्ला इसको खा लेगा। मान्यवर कांशीराम जी जैसे ही वहां से गुजरे तो वहां देखा 5-4 छोटे छोटे कुत्ते और 5-7 हमारे गरीब समाज के बेटे जो छोटे छोटे 5-6 साल 10 साल की उम्र में जिनके तन पर कपड़ा नहीं था वो देख रहे थे इस कुत्ते में जो बचा हुआ रात का बचा हुआ भोजन है ये हमें नसीब हो जाए। उन बच्चों ने उस भोजन के पास गए, उनका झगड़ा हुआ। किसके साथ झगड़ा हुआ? उन कुत्तों के साथ झगड़ा हुआ। कुत्ते सोच रहे थे कि ये खाना रात का बचा हुआ हम खाएंगे, और जो हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे थे वो सोच रहे थे ये खाना हमें मिल जाए। इस तरह की ये लड़ाई चल रही थी और मान्यवर साहब कांशीराम जी पास से देख रहे थे। मान्यवर कांशीराम जी ने उस गाड़ी को रुकाकर ये पूरा दृश्य देखा। देखने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सोचा कि मैं भले ही इस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर मैं कुछ भी भोजन खाऊं, मेरे नौकर चाकर हैं, लेकिन मेरा समाज ये मेरा समाज है जिसको रात का बचा खुचा भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। इनकी होड़ लगी हुई है। कुत्ते कह रहे थे हम खाएंगे और बच्चे कह रहे थे हम खाएंगे। आखिर बच्चों की जीत नहीं हुई, उन कुत्तों की जीत होगी। भोजन कुत्ते खा गए और हमारे समाज के बच्चे रोते बिलखते रह गए। जब ये बात पूरी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने देखा तो बहुत मन दुखी हुआ। ऐसे बहुत से तुझसे मान्यवर साहब कांशीराम के ये दिमाग में रहे, वो चलते रहे। आखिर सोच रहे थे हमें ऐसा क्या करना चाहिए। आखिर उनकी एक बार मुलाकात दीना भाना से भी हुई। दीना भाना ने मान्यवर साहब जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनकी 14 अप्रैल की जो छुट्टी थी वहां की सरकार ने रद्द कर दी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो छुट्टी है वो यहाँ के कर्मचारी नहीं मना सकेंगे। इसकी भेंट मान्यवर साहब कांशीराम जी से हुई तो मान्यवर साहब कांशीराम जी को दीना भाना ने एक किताब दी कि आप ये किताब पढ़ो। आप बाबा साहब के बारे में शायद नहीं जानते हो। जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस किताब को पढ़ा, पूरी रात एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर पूरी रात में तीसरी बार किताब को पढ़ने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा मेरे समाज के अंदर एक ऐसा भगवान पैदा हुआ जिसको हम जानते तक नहीं है और जिसकी देन है कि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिली है। मेरी लाल बत्ती की गाड़ी से मैं मेरे समाज का भला नहीं कर सकता, मेरे खुद का भला हो सकता है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस दिन ये प्रण ले लिया कि मैं मेरे समाज के लिए ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि मेरे समाज के पास लाल बत्ती की गाड़ियों की लहर लगी होगी। उस दिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कसम खाई और अपनी मां को 3 पेज का एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिख दिया मां मैं घर नहीं आऊंगा और मैं कभी मेरा घर नहीं बसाऊंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं बैंक में खाता नहीं खुलवाऊंगा। ये लेटर उसने मां के नाम लिख दिया और उस दिन से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने
अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कसम खा ली कि मैं मेरे समाज के लिए वो दिन लाकर दिखाऊंगा कि मेरा समाज भी अच्छा खाना खा सकता है। उस दिन माननीय कांशीराम जी पूरे देश में निकल पड़े, पैदल निकले, हर समाज को जगाने का काम किया। अपने जो गरीब समाज के लोग हैं उनके घरों में जा जाकर उनको जगाने का काम किया कि मेरे समाज के लोगों जागो, हमारे बीच में हमारा एक महापुरुष आया जितने इतनी बड़ी ताकत थी, उसके बारे में जानो, इतिहास को पढ़ो। जब तक आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ पाओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और उस समय माननीय साहब कांशीराम जी ने एक किताब लिखी, उस किताब में लिखा, माँ मुझे सेया नहीं कफन चाहिए, कफन, मैं शादी नहीं करूंगा। ये बातें जब लोगों ने फैली, माननीय कांशीराम जी ने हर स्टेट में जाकर समाज को जगाने का काम किया और इस मुकाम तक लाकर आप लोगों को खड़ा किया। और 14 अप्रैल 1984 के अंदर माननीय साहब ने बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी बनाकर हमें अपना घर बनाकर दे दिया कि ये लोग, वो जो दूसरे लोग हैं आपको आपके घरों में नहीं घुसने देंगे। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसलिए मैं आपको ये घर बनाकर दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहा हूँ। इसमें आप अपनी ट्रेन पर चढ़ जाना और समाज का भला कर लेना। ये माननीय साहब कांशीराम जी की सोच थी, लेकिन हम लोगों ने माननीय साहब कांशीराम जी की बात नहीं मानी, हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी, हम लोगों ने बहन कुमारी मायावती की बात नहीं मानी, हम लोगों ने ज्योतिबा फुले की बात नहीं मानी, हम लोगों ने छत्रपति साहूजी महाराज की बात नहीं मानी। हमें जितने हमारे संत महापुरुष हुए, संत कबीर जी की बात नहीं मानी, हमने संत रविदास की बात नहीं मानी, हमने बात किनकी मानी? उन मनुवादी लोगों की बात मानी जिन लोगों ने हमें लड़ाने का काम किया, हम लोगों ने उन्हीं को जिताने का काम किया। वो हमारे घरों में नशा वितरण करते हैं, हमारे घरों के अंदर शराब के ठेके घुमाते हैं, हमारे घरों के अंदर वो चल सखी में घुमाते हैं, हमारे समाज की गलियों में वो गोलियां बिकवाने का काम करते हैं। और हम लोगों ने उनको जिताने का काम किया, हमारे महापुरुषों को, बलिदान को हम लोग भूल गए। आज जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं, इनको भी शायद पता नहीं था बहुजन समाज पार्टी के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, लेकिन जितने ये लोग बैठे हैं सबने बार बार जगाकर लोगों को जगाने का काम किया कि आपकी अगर कोई देश में पार्टी है तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी आपका भला नहीं कर सकती है। अरे आप अपने दिमाग का ताला खोलो, आप सोचो, जो लोग चुनाव लड़कर आप पर राज स्थापित करते हैं और आप उनके झंडे उठाए घूमते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो लोग आपके हित की बात नहीं करते हैं, वो आपके दुश्मन है। दुश्मन वो कैसे है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दुश्मन इसलिए है कि वो कम से कम 10-15 करोड़ रुपए में वहां से टिकटें खरीद कर लाते हैं और फिर वो 10 करोड़ रुपया जीतने के लिए लगाते हैं और उसके बाद वो पैसा कमाते हैं। 25 करोड़ रुपया लगाने वाला वो व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता, वो 25 करोड़ रुपया लगाने वाला सबसे पहले 50 करोड़ रुपया कमाएगा। जब 50 करोड़ रुपया कमाएगा तो वो कैसे कमाएगा? वो हमारी गरीब बस्तियों में जाकर वो नशा वितरण करवाता है, छोटी छोटी ब्रांचें खुलवाता है। आपने कभी देखा है किसी बड़े जाति के लोग जो बड़े घरों में बैठे हैं, जिनकी बड़ी बिल्डिंग है, वहां कभी शराब का ठेका नहीं खुलता है? किसी के खुला है तो मुझे बताओ, किसी गांव में ठेका खुला है? कहे हमारे अमीरों की बस्ती है वहां ठेका खुला है शराब का? नहीं खुलता है। ठेके की ब्रांच कहाँ खुलती है? गरीबों की बस्ती में खुलती है, गरीबों की बस्ती में खुलती है। ये तो अनपढ़ लोग हो, उनको समझाएं तो ठीक लगता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उनके झंडे उठाकर उनके नारे लगाते हैं, कहते हैं ये तो मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है। अरे तुम्हारी पार्टी कुछ नहीं है, तेरे पास चुनाव के बाद तो पार्टी भी नहीं बचती है कि तू आटा मांगकर इसका टाइम पास कर ले। अरे 15-20 दिन के चक्कर में आपकी खातिरदारी होती है, आपको शराब पिलाते हैं, आपको मुर्गा खिलाते हैं, आपको बकरा खिलाते हैं, आपको बियर पिलाते हैं, आपको अंग्रेजी पिलाते
आपको जो चाहिए उस समय मांग लेना, वो देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उसके बीच में इस कोरोना काल में आपने देखा होगा, इस कोरोना काल में आपने देखा होगा जो बकरे खिलाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने आपको आटा तक नहीं दिया एक दिन का कि ये ले कोरोना काल है, तेरे घर में अनाज नहीं है, ये ले तू खा ले। किसी ने दिया है क्या? किसी नेता ने दिया है? तो मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि उस नेता ने मुझे आटा भी दिया था और मुझे कणक भी दी थी और मुझे चावल भी दिए थे और मुझे दाल भी खाने के लिए दी थी। लेकिन आज वो इतने लंगर चलाएंगे, कहेंगे मैं तो थारा सेवक हां, मैं थारो भलो करना चाहवा। अरे तू हमारा भला नहीं करना चाहता, तू तो हमारा बेड़ा गर्क करना चाहता है। लेकिन अब ये हमारा समाज जाग चुका है, हम लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बिटिया और छोटी छोटी चिंगारी एक बहुत बड़ा रूप ले जाती है। अगर आप चाहते हो कि हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे लोगों पर अत्याचार ना हो, हमारे गांव क्षेत्र मोहल्लों में नशा बिक्री बंद होनी चाहिए, जिसके कारण हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। मैंने बहुत जगह देखा है, मैंने टीवी में भी देखा है, बहुत जगह देखा है कि उसका जवान बेटा माँ की गोद में नशे के बिना तड़प तड़प के मर जाता है। माँ बाप कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अगर माँ बाप अगर पहले चाहे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है हमारे बेटों को नशे की लत वो लगाने वाले लोग हैं। कौन है जो आपका एमएलए बनना चाहता है? एमएलए बनना चाहते हैं वो लोग नशा वितरण करते हैं, हमारे घरों में वो नशा बांटने का काम करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम सच्चा और ईमानदारी के साथ हम उस ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम एक तरफ तो कहते हैं, नारे लगाते हैं कि नशा को बंद करवा देंगे, जब वो चुनाव के लिए हमारे घरों में बोतलें लेकर जाते हैं तब हम क्यों नहीं बोलते हैं? जब मोहल्ले में आते हैं नशा बांटने के लिए तब हम क्यों नहीं बोलते हैं? हमें बोलना पड़ेगा, एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो हमारी पीढ़ियां बर्बाद होने से बचाए तो हम लोगों को एकजुट होकर इन दोनों तीनों पार्टियों का इतना मुकाबला करना पड़ेगा कि आने वाला समय अगर बहुजन समाज पार्टी के आपका वोट उसके खाते में जाता है तो हमारी ताकत, समाज की ताकत बढ़ेगी और बहन कुमारी मायावती की हमारी ताकत बढ़ेगी। तो बहन जी की ताकत बढ़ेगी, फिर किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे नौजवान साथी का सरेआम मर्डर कर दे। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कितने मर्डर हुए, कितने मर्डर हुए। जबरासर में सेठी का मर्डर हुआ, यहाँ पर विनोद का मर्डर हुआ, वहाँ पर जगदीश का मर्डर हुआ, कितने मर्डर इंदर में हुआ, वहाँ हमारी कंचन बहन का मर्डर हुआ। अभी अभी मैं दिलपुर चामुंड सिटी में जाकर आया, वहाँ पर हमारे दो बेटों को, जवान बेटों को कुचल कर ट्रैक्टर से और गाड़ियों से उनको मार दिया गया। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो गरीब है, इसलिए उनके गरीब को कोई भी चाहे कभी मार देता है। कानून की उनको परवाह नहीं है, क्योंकि कानून उन्होंने हाथ में ले रखा है। जो कानून चलाने वाले लोग हैं वो उनकी जेल में रखे हुए हैं और उनका एमएलए कहता है मैं मेरे आदमियों को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि उनके पता है कि हमारे पास ताकत है। ये ताकत किसने दी है? ये गरीब लोगों ने दी है। वोट किसके पास है? गरीब लोगों के पास वोट है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, अब की बार आज चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, अगले महीने की 23 तारीख को वोट पड़ेंगे। विधानसभा के एमएलए जो उम्मीदवार हैं वो सब हमारे घरों में ज्यादा आते हैं। गरीब घरों की बस्ती में चलो, वहाँ वोट बहुत बड़ा है, वहाँ पर गोलियां भरी पड़ी है वोट की, और उनके थोड़ा सा लालच देकर और कहते हैं वोट हमें दे देना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर इतने लोग भी आप ईमानदारी से लग जाते हो तो हमारा वोट बैंक बढ़ सकता है। एमएलए अगर हमारा जीत कर नहीं भी जाए तो भी इतना वोट आना चाहिए कि हमारा जो उम्मीदवार है, जो हमारा साथी है, अगर वो किसी अधिकारी को फोन करे उसे पता चल जाना चाहिए कि ये बहुजन समाज पार्टी का आदमी है। अरे वोट तो हमारा आता नहीं है, वो जुल्म सहते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारी तो कोई बात कौन सुने। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब सबके पैरों में घुंघरू बन जाएंगे। जब
चुनाव नहीं होता है तब हम लोग दिखाई देते हैं लोगों को कि कोई काम हो गया तो इनके पास चलो ये हमारा काम करवाएंगे, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है सब उनके साथ चले जाते हैं। कोई इधर से धीरे से छुप के निकल जाता है, कोई इधर से निकल के चला जाता है। अरे हमें तो वोट ही तो देना है, अंदर खाते में जाकर वोट दे दो और आपसे कुछ भी मांगने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों ने जैसे पहले किया, खास करके टिब्बी के लोगों ने जैसे चमत्कार किया था कि पैसा उनसे ले लिया, पैसा उनसे ले लिया पर उनको वोट नहीं दिया। वोट किसको दिया? वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। इसी तरीके से अब की बार भी आप लोग इसी तरीके से वोट देने का काम करोगे, क्योंकि मैक खराब है, ये गला बहुत खेच रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग जितने भी यहाँ से चल कर आए हो दूर दराज से, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमें सब लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है, जाति पाति पर नहीं आना है, आपको डरना नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता निराश हुए कि आपने पद छोड़ दिया, इसे क्यों छोड़ दिया। वो सब लोग जानते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा है। इतना बड़ा पद छोड़ना आसान बात नहीं है। पद तो कोई एक मेंबर जीत जाता है गांव का, वो भी नहीं छोड़ता है, लेकिन ऊपर के लोगों की नीति सही नहीं थी, इसलिए मैंने पद छोड़ा है। लेकिन पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, मैं पहले भी कार्यकर्ता था और आज भी मैं कार्यकर्ता बनकर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करता रहूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आते रहते हैं चले जाते हैं। पद हमेशा किसी का सफाई नहीं होता है और मुझे किसी ने निकाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं, इसको हटा दिया है। मैंने खुद 25 तारीख को अपना त्याग पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि 2 लोग मुझे मीटिंग करने से रोक रहे थे, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश महासचिव का पद था वो मैंने छोड़ दिया है। वो मैंने क्यों छोड़ा है? इसलिए कि आज मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, आज मैं कहीं भी जाकर मीटिंग कर सकता हूँ। मैंने इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा और आपको घबराना नहीं है। आपको तो बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन उन गुंडे बदमाशों से सावधान रहना है जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी है। उनके बारे में आप लोग भी जानते हो और नहीं हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैंने उनका ऊपर नाम इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा ये गरीब घरों के लड़के हैं, ये मर जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको घबराना नहीं है, आपको तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। और बहुजन समाज पार्टी हमारी एक देसी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, इसके अलावा हमारा कोई भी पार्टी में भला नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक बहुजन समाज पार्टी हमारी नहीं आएगी और हमारे महापुरुषों की ये जो ऊपर तस्वीरें लगी हैं, इनका मिशन यही मिशन था कि बहुजन समाज अपना राज स्थापित करे। और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है वो है हाथी का निशान। आज मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मुख्य अतिथि बनाया, लेकिन मैंने कहा मुख्य अतिथि तो आप में होना चाहिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने मेरा मान सम्मान दिया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में किशनपुरा के सरपंच साहब अभी संजय कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे, लेट हो गए, मैं इनका यहाँ पर पहुंचने का धन्यवाद करता हूँ। साथ में बहन हमारी जो सरपंच है, सरपंच साहब भी आए, आगे आ जाओ आप, किधर आए? लेट आए लेकिन ये मिशनरी लोग हैं। इनके पिताजी महावीर जी वाल्मीकि समाज के थे, जिन्होंने लगभग 20-25 साल से लगातार इन्होंने हमारे संगरिया विधानसभा और जिले में बहुत ज्यादा काम किया, बहुत बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद आज उनका बेटा है संजय जी, जब भी इनको बुलाते हैं, आज हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, जब भी इनको हम बुलाते हैं ये हाजिर रहते हैं बहुजन मूवमेंट के लिए। आप लोगों को सब जाति, जितनी भी जाति के लोग हैं, जाति हमने नहीं बनाई है, ये जाति हमने नहीं बनाई है और बहुजन समाज पार्टी एक जाति की नहीं है, ये सर्व समाज की जो गरीबों का हित इस बहुजन समाज पार्टी में, ये सबकी पार्टी है। हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर आपको खिलमिल नहीं होना है। इसलिए मेरा निवेदन
आप लोग यहाँ पर पधारे। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम यहाँ से कसम खाकर जाएंगे कि सबसे पहले हमारे मोहल्लों के अंदर जो कांग्रेस बीजेपी का या कोई भी उम्मीदवार हो, अगर वो हमारे नशा बांटकर, शराब बांटकर अगर वोट लेना चाहता है, हम उसको घर में नहीं घुसने देंगे। आप ये लोग कसम खाकर जाओगे, क्योंकि आपकी पीढ़ियों को नाश करने वाले वो लोग हैं, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं। और कुछ लोग चमचागिरी के भूखे लोग वो ये कहते हैं कि बीजेपी खतरनाक है, कांग्रेस नहीं हारनी चाहिए। हम तो इसलिए कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। तुम लोगों ने ठेका ले रखा है कांग्रेस बीजेपी का, तुम्हारे जिताने से कभी कोई नहीं जीतती है। अगर तुम जिताना चाहते हो तो सबसे पहले इस बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करो, जिससे आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। अरे सरकार जिसकी बढ़ती है वो योजना चलाती है, वो कानून लाती है, नए नए लाती है, गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। 70 साल तक इस कांग्रेस ने लूटा, इसने गरीबी दूर नहीं की। आज भी हमारी माताएं बहनें, कितने जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी 70-80 रुपए 200 रुपए के लिए लोगों के खेतों में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, नालियां सफाई करने का काम करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छी है। ये ना तो हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छी है, ना भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। अच्छी तो तब होगी जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बढ़ेगी। उसमें अगर कोई कानून ऐसा नहीं आता है, आपने कभी यूपी के बारे में नहीं सोचा होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो ऐसी ऐसी कानून लेकर आई, ऐसी योजना लेकर आई कि तब यहाँ पर 25,000 रुपए मकान का मिलता था। और बहन कुमारी मायावती 2.5 लाख रुपया एक मकान के लिए गरीबों को देने का काम कर रही थी। और जिनके पास जमीन नहीं थी, और बहन कुमारी मायावती ने वहाँ पर लोगों को 4-4 बीघा जमीन देने का काम किया। ऐसे कानून लाने वाली सरकार हम लोगों को ये बनाने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, हम लोगों के बीच में आके कहते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली तो है नहीं, तेरा वोट तो खराब हो रहा है। हमारा खराब हो, उसे कहना कि हम लोगों ने इतनी बार कांग्रेस को जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, तब भी तो हमारा वोट खराब ही हुआ। क्या फायदा मिला हमें? उससे क्या फायदा मिला आपको बताओ? आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, आपने बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी कांग्रेस की सरकार में किसान, गरीब, मध्य वर्ग के लोग सब परेशान हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी सारे परेशान हैं। फायदा क्या मिला? बस फायदा ये मिला कि मैंने उसको हरा दिया, उसको हरा दिया। अरे पार्टी तो वही है, बदल बदल कर लाते हैं। पहले कौन था? पहले कृष्ण कड़वा आ गया, उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद गुरदीप जी आ गया, अब इधर विनोद जी आ गया, फिर डॉक्टर जी आ गया, फिर उसको ये बदल बदल कर चुनाव लड़ाते हैं। पार्टी तो वही जीत रही है। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई उन गरीब परिवारों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने लिए आप लोगों को यहाँ से कसम खाकर जानी होगी कि ये मान्यवर साहब कांसीराम, आज हमें पता चला है कि आप लोगों ने इतना बलिदान गरीबों के लिए दिया है। हमारा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा वोट अगर जाएगा, आज हमारे बीच में जो हमारी वकालत कर रही है, जिसने घर नहीं बसाया, कौन सी महिला है, कौन सी औरत है जो नहीं चाहती है कि मैं अपना घर ना बसाऊं, मैं चूड़ियां ना पहनूं, मैं साड़ी ना पहनूं? कौन सी औरत ऐसी है? लेकिन बहन कुमारी मायावती ने समाज के लिए अपना घर तक नहीं बसाया। एक महिला होकर हमारी लड़ाई लड़ती है, और हम अपने आप को पुरुष कहलाने वाले दूसरे का झंडा उठाकर कहते हैं हाँ तुम्हारी पार्टी है। अरे आपको अंदर नहीं घुसने देते वो लोग, आपको अंदर नहीं घुसने देते। क्यों? उनके बहुत बड़े बड़े बाहर कुत्ते होते हैं, गेट के बाहर बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे सामने बात कर रहा था, उसे पता नहीं था कि ये भी एक ऐसी का आदमी है, गरीब परिवार में पैदा हुआ। वो बात कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि आपकी पार्टी हम नहीं आने देंगे आगे। मैंने कहा क्यों नहीं आने दोगे? उसने एक उदाहरण दिया, अगर आपका दिमाग काम करता है तो ये मेरी बात आप भेजे में घुसा लो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो देख मेरे सामने उसका एक दरवाजा बना हुआ था, वहां एक कुत्ता सोया पड़ा था। उसने उंगली करके कहा उस कुत्ते की ओर देख। मैंने कहा हाँ वो कुत्ता है। चाहे वो कुत्ता है, उसके बारे में मैं
आपको बताना चाहता हूँ, सुबह उसको मैंने एक रोटी दी है, फिर मैंने कहा फिर अब उसको एक दोपहर में रोटी दूंगा, फिर एक शाम को रोटी दूंगा। तो मैंने कहा एक रोटी से उस कुत्ते का पेट भर जाता है? उसने कहा पेट तो नहीं भर। मैंने कहा अगर मैंने पेट भर दिया तो ये किधर चला जाएगा? घूमने चला जाएगा। तो मैंने कहा कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा था कि कहने का मतलब ये है कि गरीब को एमएलए नहीं जीतने देंगे, अगर वो जीत गया तो हमसे दूर भाग जाएगा और समाज का भला करने लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा इसका मतलब गरीबों को कुत्ता समझते हो? बोला कुत्ते से भी, दूसरा शब्द बोला उससे भी ज्यादा समझते हैं, इसलिए आपकी पार्टी को हम लोग जीतने नहीं देंगे। वो कहते हैं आपकी पार्टी, और हमारे वाले क्या कहते हैं? हाँ तुम्हारी है कोई, हमारी तो बहुत पार्टी है, हमारी तो कांग्रेस बचनी चाहिए, हमारी बीजेपी। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अगर ये बात हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम मानते थे कि उनको पता नहीं है, इतिहास पढ़ा नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन आज पढ़े लिखे बात ये करते हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि यार मान्यवर साहब काशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो तो आप किसी से पैसे ले लो, हम मना नहीं करेंगे। किसी से पैसे ले लो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तो नशा मत लेना, नशे वाले को घर मत घुसने देना, और जब वोट देने की बारी आए तो वोट बहुजन समाज पार्टी का जो निशान है, हाथी के निशान वाला बटन ही आपको दबाकर और बहन कुमारी मायावती को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। उम्मीदवार कोई भी आए, हमें ये नहीं देखना है वो तो आयोग को नहीं, वो तुम्हारे लोगों नहीं, वो तो बी जाति को है। हमें जाति पाति नहीं करना है। अगर आप सोचो, अगर मेघवाल समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है, अगर हम सब लोग उसे वोट देते हैं, वो ताकत किसकी बढ़ेगी? नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी, ना कि हमारे समाज की ताकत बढ़ेगी। अगर कांग्रेस का व्यक्ति, उसमें कोई बाजीगर नायक चुनाव लड़ता है, अगर आप उसको वोट देते हो तो समाज की ताकत बढ़ने वाली नहीं है, वो श्रीमती सोनिया गांधी की ताकत बढ़ेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी में चाहे कोई ब्राह्मण लड़ता है, जाट लड़ता है, मेघवाल लड़ता है, सरदार लड़ता है, कोई भी लड़ता है, अगर वोट बहुजन समाज पार्टी उसको देते हो तो ताकत किसकी बढ़ेगी? बहन तुम्हारी मायावती की ताकत बढ़ेगी। फैसला आप लोगों को करना है कि सोनिया की ताकत बढ़ानी है या नरेंद्र मोदी की या बहन कुमारी मायावती की, जो हमारी लड़ाई लड़ रही है। आप लोग यहाँ पर पधारे हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ साथी दीपक वाल्मीकि है, समेरा जी हैं, बहुत लेट पहुंचे हैं, इनको टाइम भी जल्दी का दिया था, लेकिन ये पहुंच गए हैं, इनका मैं फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप जितने लोग यहाँ पर आए हो, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे वो महापुरुष हैं जिनकी गाथा हम आपको सुनाई। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बलिदान दिया हुआ है। ऐसी फोटो, ये जो हमारे महापुरुषों की फोटो लगी है, कांग्रेस बीजेपी की कहीं मीटिंग होती है, आप लोग जाते होंगे, ये वो फोटो नहीं लगाते, ये वो फोटो नहीं लगाएंगे। वो क्या है? ये तो छोटी जाति के लोग हैं, इनकी फोटो हम नहीं लगाएंगे। हम तो अपने दूसरे उनके जो है उनकी फोटो लगाएंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कमी तो हमारे लोगों में है, वो तो अपने वालों को माने। ऐसे हैं महापुरुष, सबके एक समान होते हैं, लेकिन अपमान करने का काम तो वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मानव का।